हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम कहते हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ये सीरीज़ लेकर के हम चल रहे थे और पिछले कुछ क्लासेस में हमने कुछ लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। ओके, अब आज आगे उन लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में आई बिलीव हमने क्या किया था, बायोट सेवर्ट लॉ तो पहले ही हो गया था, एम्पियर का सर्कुटल का नियम, और एम्पियर के नियम की सहायता से चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही था ना। ये इसका हमने कर लिया था। चलिए, तो ये चर्चा तो पिछली बार समाप्त हो गई थी। अभी तक बच्चों आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि किसी चालक, धारावाही चालक की वजह से, चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे वो सरल रेखीय हो, चाहे वो कुंडली रूप में हो, उसके कारण आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग हुआ करती है ना जी। पंखा अगर आवाज़ ना आ रही है तो एक नंबर स्लो कर लेना। आ रही है प्रॉपर तो ठीक है, आ रही है ना, ठीक। परंतु अब हम देखने वाले हैं कि आवेश कितना चुंबकीय क्षेत्र देता है, एक सिंगल आवेश। अभी तक हमने किसका देखा? धारा का। किसका देखा? धारा का। समझ गए ना? सॉरी, अब हम बल देखने वाले हैं। कितना देखने वाले हैं? बल। तो अब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आएंगे, अब पढ़ेंगे चुंबकीय बल, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जहाँ क्षेत्र है वहाँ बल है, क्षेत्र है तो बल है। हवा चलती बहुत ज़ोरों से, हम खड़े हो जाते हैं। हवा का चलना एक बहाव है जिसे आप क्षेत्र समझ सकते हैं, मगर जब हम खड़े हो गए तो हम पर क्या लगता है? बल। तो क्षेत्र से बल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय बल। क्या पढ़ने जाएंगे? चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक, हम चुंबकीय बल पढ़ेंगे एक सिंगल अकेले आवेश पर। एक सेकेंड बच्चों, तो चुंबकीय बल, पहला चुंबकीय बल हम पढ़ेंगे जो कि केवल आवेश पर लगेगा। किस पर लगेगा? आवेश पर। और दूसरा चुंबकीय बल हम पढ़ेंगे जो कि लगेगा पूरे के पूरे कंडक्टर पर, यानी पूरे के पूरे चालक पर। पूरे के पूरे चालक पर। दोनों में क्या फ़र्क है? चालक के अंदर बहुत सारे आवेश होते हैं, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते हैं। तो अगर हम सभी पर लगने वाला बल निकाल लेंगे, पूरे आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन पर लगने वाला बल निकाल देंगे, तो एक तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? वो चालक पर लगने वाला बल। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम पूरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये काम कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा चुंबकीय बल पूरे चालक पर लगने वाला। ठीक है जी। तो आइए, पहले तो हम आपको करा रहे हैं किसी आवेश पर लगने वाला बल। हेडिंग डालिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह कब अधिकतम और न्यूनतम होता है? यह कब अधिकतम और न्यूनतम होता है? ये जो बल है ये कब अधिकतम होगा एवं कब न्यूनतम होगा, इस बारे में भी आपको बताना है। ठीक है। बच्चों, हमने आपसे क्या कहा? गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, मतलब कण है जो कि आवेशित है, मतलब इस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा, Q। गतिमान है, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ वेग होगी, वेलोसिटी होगी, वेग होगा V। और इस पर बच्चों लगेगा बल, बल F। और ये कहाँ पर भागेगा? चुंबकीय क्षेत्र में, है ना बेटा।
चुंबकीय, इस पे बल लगेगा। इस बल की बारे में सबसे पहले पता लगाया था लॉरेंज ने। किसने लगाया था? उनके सम्मान में इस बल को लॉरेंज बल भी कहा जाता है। समझ में आया? तो दूसरा प्रश्न लिखिए, अथवा लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल क्या है? परिभाषित कीजिए एवं इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। परिभाषित कीजिए एवं इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। लॉरेंज बल क्या है बताइए, परिभाषित कीजिए और इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक, आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बच्चों ये आपके सामने बोर्ड पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है। आपके सामने बोर्ड पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है। दिशा के रूप में इसे बी वेक्टर कहेंगे। अगर केवल बात करेंगे परिमाण की तो आप बी लगा सकते हैं। ये आपके सामने दिशा के रूप में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। ओके, इस चुंबकीय क्षेत्र में अब मैंने इतने सारे बनाए हैं तो मे भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो समझने में, तो इसकी प्रतिलिपि फोटोकॉपी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये लीजिए, एक मतलब आपको मतलब डील तो एक से करना है ना, एक से करना है। यहाँ तो बहुत सारी रेखाएं हैं क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मगर मैंने मान लो सबसे ऊपर वाला बनाया, सबसे पहला वाला, सबसे पहला वाला, ये फर्स्ट वाला है, ये बना दिया मैंने। अब क्या होगा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें कोई कण पीछे से आ रहा है। देख लो, ये मेरा एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है बेटा? एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? इसको जेड मान लो। क्या मान लो? इसको जेड मान लो। और ये जो है इसको वाई, बोर्ड के पीछे से मान लो वाई है। समझ में आया? बोलो, ऐसा नहीं सही क्या? ऊपर वाले को वाई माने क्या? चल जाएगा ना? हाँ, देखो मतलब ऐसे बोर्ड के पीछे से। तो बेटा यहाँ से बोर्ड के पीछे से कोई, ये बी है, बोर्ड के पीछे से कोई एंगल बनाते हुए 90 पे आएगा तो ऐसे आएगा। हाँ, तो बोर्ड के पीछे से कोई एंगल बनाते हुए आया कण। कौन आया? धनावेश। क्या आया? आवेश कितना है? क्यू। आवेश कितना है बेटा? महसूस कर पा रहे हो? ये इसके वेग की दिशा भी है कि नहीं है? ये ऐसे वेग की दिशा भी लगी ना, तो ये इस दिशा में भी सदिश में बना करके आ रहा है। मतलब ये क्षेत्र है, ये आ रहा है, निकल के आगे। समझ गए ना? ये क्षेत्र है, यहां से ये करके आया, निकल के आगे। अब जैसे ही बेटा ये क्षेत्र में प्रवेश करेगा, खटाक से देखो क्या गतिमान है गतिमान है, इसके पास वेग है, आवेशित है, हाँ है, तो इस पर बल लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? बल लगने लगेगा। अब बल कैसे लगेगा? अब बल लगाने के लिए आपको जो है दो नियम है आपके सामने, एक कठिन वाला और एक सरल वाला। समझ गए? कठिन वाला नियम ये है कि आप वही जो मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, उससे निकाल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट वाला अभी वो क्यों लगेगा वो समझ में आ जाएगा आपको, है ना? उससे निकाल सकते हो बल। अभी मैं बता दूंगा वो क्यों लगेगा। आप कहोगे सर ये तो बता दिया आपने कि वो लगेगा, बट क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा क्योंकि इस पे जो बनने वाला बल है, जो बनेगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन के नियम से बनेगा। किसके नियम से बनेगा? अब भैया जो जिस नियम से बनेगा उसमें तो उसी के नियम लगेंगे ना। तो देखो भाई साहब, अभी थोड़ी देर बाद उसको फॉर्मूला पता चल जाएगा कि जो लॉरेंज बल लगता है मेरे बच्चों, वो होता है F = Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, ब्रैकेट में, मतलब बल F की दिशा जो होगी, बल F की दिशा जो होगी वो V क्रॉस B की दिशा के अनुदिश होगी। V क्रॉस B की दिशा के अनुदिश होगी। अब V क्रॉस B की दिशा निकालने का तरीका क्या है? सिंपल है, V को B की तरफ घुमाओ, V को B की तरफ घुमाओ। भाई V क्रॉस B मतलब V को B की तरफ रोटेट करो। तो जनाब ये है V, बोलो हाँ, और ये आ रहा है B, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है ना भैया? ये V है, आपकी भाषा में बैठ जाऊं, ये लिखो भाई साहब, लो आपके जैसे बैठ गया। ये है V और ये क्या है? B है। रोटेट करो, अंगूठा कहाँ गया? ऊपर। मतलब इस पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। समझ में आया?
मतलब यदि ये एक्स अक्ष में जा रहा है, ये वाई अक्ष के आसपास जा रहा है, तो जो बल की दिशा होगी वो किस एक्सिस में होगी? जेड एक्सिस में। मतलब अपने बोर्ड में चलेगा ऐसे की तरफ। समझ में आया? क्योंकि अपन ने बोर्ड के तल में माना है जेड अक्ष, तो बल जो है ऐसा होगा। अब महसूस करो इस बात को, ये जो बल है ये इसके भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है कि नहीं है? भैया बल तो ये लग रहा है ना, बोलो यस और नो। बल ये लग रहा है। वेग की दिशा क्या थी? ये थी। तो दिख रहा है 90 अंश, दिख रहा है कोण, दिख रहा है 90 अंश कोण। हाँ दिखा, हाँ या ना? और ये पीछे क्या है? ये एक्स अक्ष है, इसके भी परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? अरे इस तल में तो जो भी आएगा परपेंडिकुलर ही होगा, है ना? और क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि बी और वी दोनों से बनने वाले तल के लंबवत। ए क्रॉस बी से जो सदिश बनता है, जो ए क्रॉस बी आता है, मान लो उसका आंसर सी है, तो रूल क्या होता है कि ए को बी की तरफ घुमाओ, ए को बी की तरफ घुमाओ। ये ए है और ये क्या है? बी। ए को बी की तरफ घुमाओ तो ए और बी के घुमाने से जो बनेगा वेक्टर सदिश वो कहाँ होगा? दोनों के लंबवत, जिसको हम कहते हैं ए तथा बी के तल के लंबवत। तो इसका समझने के लिए यदि आप इसको कहेंगे सर बी और वी के तल के लंबवत कैसे दिखाई देगा, तो बस थोड़ा सा आप मेहनत करके इमेजिनेशन टाइप का डेवलप कर लो। दिखा कि नहीं दिखा? ये बी है और ये क्या है? और बी और वी के तल के लंबवत क्या होगा? एफ। समझ में आया? हालांकि इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है, आप लोग इतने समझदार हो कि आपको समझ में आ चुका है। समझ में आया? चलिए, तो ये था कि फोर्स की दिशा क्या होती है। अब इसके बाद एक तो ये रूल हो गया, दूसरा है लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम, गतिमान आवेश पर लगने वाला फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम। तो एक बात और थोड़ी सी यहाँ जान लो, बहुत सूक्ष्म बात है बेटा। धनावेश जिस तरफ चलता है उसी तरफ धारा बहती है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? ये धनावेश अगर इधर चलेगा तो धारा भी कहाँ बहेगी? उसी तरफ। हाँ या ना? बहेगी ना? और ऋणावेश के लिए धारा कहाँ बहेगी? उल्टा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो फ्लेमिंग साहब के नियम ने क्या कहा? फ्लेमिंग साहब के नियम ने धनावेश के लिए बताया कि अगर आप लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीन फिंगर नहीं मतलब 2 फिंगर और एक अंगूठे, 2 उंगलियां और एक अंगूठा, अगर आप इन 3 चीज़ों को एक दूसरे के आपसी रूप से लंबवत में जमाते हो ऐसे। अब यहाँ पर बच्चों अंगूठा, उंगलियां और ये जो तीसरी उंगली जिसे आप मध्यमा कहते हैं, मेन फिंगर को आप तर्जनी कहते हैं, क्या तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत है कि ना है? बताओ। है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपकी दिशा में ही खड़े होकर दिखा रहा हूँ। ये जो दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। बोलिए हाँ या ना? है ना? तो अपनी मुख्य फिंगर को, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगाइए जनाब। लगा दिया। अपनी इसको मध्यमा को किस दिशा में लगाइए? वेग की दिशा में लगाइए, है ना? वेग की दिशा या धारा की दिशा, है ना? समझ में आया? क्योंकि धनावेश जिस तरफ वेग सदिश लेगा उसी तरफ धारा सदिश भी धारा लेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, ये किसकी दिशा? क्षेत्र। किसकी दिशा? क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, ये किसकी दिशा? धारा की दिशा, वेग की दिशा। समझ में आया? तो ऊपर का अंगूठा किस दिशा को बताएगा? बल को। किस दिशा को बताएगा? बल को बताएगा। आ गया समझ में? तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो फ्लेमिंग का नियम अभी मैं लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, बस यही फ्लेमिंग का नियम है। तो इससे आपको लगने वाले बल का पता चल जाता है। बोलो हाँ या ना? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो F बराबर Q V इंटू बी। तो धनावेश के लिए Q प्लस रहेगा और ऋणावेश के लिए Q क्या रहेगा? माइनस रहेगा। बोलो हाँ। तो लगाओगे तो सब कुछ यही, मगर यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, तो जो बल ऊपर बन रहा था वो बल कहाँ बन जाएगा? नीचे। समझ में आया? तो ऋणावेश में बस आपको यहाँ पे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लेके चलना है, तो जब बल ऊपर है वो कहाँ बन जाएगा? नीचे। बोलो भाई साहब, क्लियर हो गया? और अगर दूसरे नज़रिए से देखना हो तो भी अपने पास जुगाड़ है।
अगर आप इलेक्ट्रॉन की मोशन कर रहे हो, अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन को गतिमान कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के इस तरफ चलने में धारा कहाँ बनेगी, आगे या पीछे? हाँ, अगर यहाँ पर आपका ऋणावेश आ रहा है तो ऋणावेश यदि इस तरफ गति कर रहा है तो धारा कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? अब ले भैया फिर से लगाओ। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र वही है, बोलो हाँ। धारा कहाँ गई, पीछे। दिख रहा है अंगूठा, पीछे चली गई उंगली भाई मेरी, देख लो धारा पीछे जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, धारा पीछे जा रही है। बोलो अंगूठा कहाँ गया, मतलब इस बार बल कहाँ लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से क्लियर हो गया? तो ये कहलाता है बच्चों फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका उपयोग क्या है? ये जो हम लॉरेंज बल पढ़ने वाले हैं, लॉरेंज बल की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम ही करेगा। आई बात समझ में? चलिए आइए करते हैं। लिखिए लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल क्या होता है, सभी को समझ में आ चुका है कि लॉरेंज बल सर गतिमान आवेशित कण पर किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। गतिमान है कि ना है, आवेशित है कि ना है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेजेंट है कि ना है, और उसके सब कुछ होने के बाद सारा रायता हमने फैला दिया, हमें फिर क्या मिल गया, बल। क्या मिल गया, बल। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा बल आपका। समझ में आया? तो लिखो गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं। हेडिंग डालिए व्यंजक। व्यंजक, व्यंजक। अब ये आपके पास बच्चों चुंबकीय क्षेत्र है, व्यंजक डाल रहे हैं, है ना? लिखिए व्यंजक। लिखिए यदि दिए गए चुंबकीय क्षेत्र, यदि दिए गए चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेशित कण, में कोई आवेशित कण कोई आवेशित कण जिसका आवेश Q है, जिसका आवेश Q है, Q है, प्रवेश करता है, v वेग से प्रवेश करता है। v वेग से प्रवेश करता है, जहां वेग सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, जहां वेग सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। देखें बच्चों, ये वेग सदिश है और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो कण पर लगने वाला बल F, तो कण पर लगने वाला बल F, तो कण पर लगने वाला बल F, पॉइंट नंबर 1, प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। पॉइंट नंबर 1, प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात
F समानुपाते Q। प्रवाहित आवेश, पॉइंट नंबर 1 करके लिखना है ना। लगने वाला बल F लिखा तुमने? छूट जाए तो पूछ लेना। तो उस पर लगने वाला बल F, फिर पॉइंट नंबर 1 बनाओ और पॉइंट नंबर 1 बना करके लिखिए प्रवाहित आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कितना आवेश है, अगर 1 कूलाम का है तो 1 कूलाम के अनुक्रमानुपाती, 4 कूलाम का है तो 4 कूलाम के अनुक्रमानुपाती। मतलब जितना ज़्यादा आवेश होगा बल उतना ज़्यादा होगा। समझ गए ना? 1 कूलाम के लिए यदि बल F है तो 4 कूलाम के लिए 4F, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। तो आवेश 4 गुना हुआ तो बल भी कितने गुना हो गया? 4 गुना है। तो सिंपल रूल है। तो पहला, हाँ, प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q। ऐसे लिखो, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q। सेकंड, लगने वाला बल तो ऊपर लिखा ही हुआ है, ये तो सबके लिए है। दूसरा लिखो, आवेशित, आवेश के वेग, आवेशित नहीं, आवेश के वेग के, हालांकि आवेश अकेला नहीं आएगा, कण ही आएगा, है ना। आवेशित कण के वेग के समानुपाती होता है, या आवेश के वेग के, कुछ भी लिख लो। लगने वाला बल जो होता है आवेश के वेग के समानुपाती होता है। जितना जोर से भागता हुआ आएगा उतना ही बल लगेगा। जितना जोरों की रफ्तार होगी उतना ज़्यादा बल लगेगा। और अगर रेस्ट पे है, शांत है, रुका हुआ है, तो कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी जीरो तो ये भी जीरो। तो मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप एक रुका हुआ आवेश रख दो तो इस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, बैठा रहेगा। समझ में आया? हाँ, वहीं का वहीं बैठा रहेगा। हाँ जी भाई साहब। तो दूसरा हो गया, आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तीसरा, जितना जोरों का चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे उतना ही बल लगेगा। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है? ठीक है? हाँ, चौथा पॉइंट लिखिए, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती साइन थीटा, जहां पर हाँ, थीटा क्या है? धनावेश के वेग सदिश, धनावेश के वेग सदिश। हम जो आवेश ले रहे हैं यहाँ पर नियम के लिए वो धनावेश ले रहे हैं। ऋणावेश के लिए मैंने आपको बता दिया, जो दुर्घटना होगी वहाँ पे माइनस आ जाएगा। धनावेश के वेग सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, की दिशा के बीच का कोण है। ठीक है? हाँ, चलिए, उपरोक्त चारों को मिलाने पर, चारों को मिला दीजिए तो F समानुपाते क्यू वी बी साइन थीटा। उपरोक्त चारों को मिलाने पर F समानुपाते क्यू वी बी साइन थीटा। देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाइए, कांस्टेंट आएगा के क्यू वी बी साइन थीटा। के की वैल्यू एसआई पद्धति में 1 हुआ करती है, तो F इक्वल टू हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। नोट करिए, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है बेटा? हाँ,
लिख लिया। अब थोड़ा सा सेंसिटिव बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं सदिश रूप इसका बनाऊं तो F इक्वल टू, बेटा देखो यहां नहीं, देखो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसकी सदिश फोर्स कहाँ लग रहा है, दोनों के परपेंडिकुलर, बोलो हाँ, B और V के परपेंडिकुलर में, मतलब एन कैप क्या होता है बेटा। अब स्वादानुसार आपको पता है, अगर अक्ष के अनुसार है तो x और y एक्सिस दिया तो आप z कैप k कैप ले सकते हो, बट नॉर्मली मेरे को तो पता नहीं है कि किस दिशा में दे दे, तो मैंने दोनों के लंबवत दिशा क्या मान लिया, एन कैप, क्या मान लिया, हाँ या ना, एग्री की नॉट एग्री भाई, मतलब फोर्स की दिशा फिलहाल वाले सीन में क्या हो गई, एन कैप, हाँ या ना, तो इधर भी सदिश और इधर भी सदिश, यस और नो। अब आइए 11वीं क्लास का क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैंने पहले भी लिखाया है, एक बार फिर बताता हूँ। ए क्रॉस बी बराबर होता है सदिश ए का मॉड सदिश बी का मॉड साइन थीटा और क्या, एन कैप, होता है कि नहीं होता। तो चलिए आइए देखते हैं। तो एफ, इसको क्यू को खोपचे में डालो, और वी का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप, बोलो यस और नो। तो ये क्या फीलिंग दे रहा है अपन को, ये दे रहा है एफ ब्रैकेट में वी क्रॉस बी, हाँ या ना, मतलब वी को बी की तरफ घुमाओ, वी को बी की तरफ, तो वही तो मैंने बताया था, अगर आप राइट हैंड रूल से भी निकालना चाह रहे हैं तो वी को बी की दिशा में आप रोटेट कीजिए और आपके पास में बल का दिशा आ जाएगा, बोलो आ गया समझ में ना। तो बच्चों ये है इसका सदिश रूप जो बहुत प्रचलित है, पूरे वर्ल्ड फेमस है ना, इंडिया से लेकर के सारे कंट्रीज इसको फॉलो करते हैं, और आपको आगे वाली पढ़ाई में यही दिखाई देगा, एफ वेक्टर इक्वल टू वी क्रॉस बी, समझ में आया, आ गया समझ में। मगर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारी मदद कौन करेगा, ये वाला, समझ गए ना, क्योंकि इसके पास सब कुछ है खुला खुला, है ना, क्यू भी है, वी भी है, और जहाँ थीटा नहीं दिख रहा है वो भी है। तो नोट करिए इंपॉर्टेंट, ये कहला गया आपका लॉरेंज फोर्स। चलिए हेडिंग डालिए विशेष परिस्थितियां, हेडिंग डालिए विशेष परिस्थितियां, स्पेशल केसेस बना रहे हैं, विशेष परिस्थितियां। हाँ पहला, यदि Q बराबर 0 है, हाँ भाई साहब Q 0 है मतलब उदासीन चार्ज है, कैसा, जैसे मान लो आप न्यूट्रॉन को गति कराओ, किसको गति कराओ, अब न्यूट्रॉन कण तो है मगर उस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, मतलब उदासीन आवेशों पर कोई किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो Q बराबर 0 होने पर F बराबर 0, है ना, गति कर भी रहा है, खूब सरपट भाग भी रहा है, मगर आवेश ही नहीं है, तो कोई बल नहीं लगेगा, समझ में आया। दूसरा, अगर आप अकेले एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र में ला के रख दो हाथ से, ये ले भैया रुक जा, क्या इस पे पास कोई वेग है, वेग नहीं है, मतलब इसका वेग 0 है, तो बल भी कितना होगा, मतलब रुके हुए आवेश पर किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल काम, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश को ला करके छोड़ दिया जाता है स्थिरावस्था में, बताइए उस पर लगने वाला बल कितना होगा, 0, समझ में आया। तीसरा बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आपने अपने वेग सदिश को दे दिया, मतलब ये जा रहा था चुंबकीय क्षेत्र और आपने आवेश को मारा सटाक, जैसे कैरम की गोटी मारी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में गया आपका क्या, वेग सदिश। तो बताओ बी और वी के मध्य का कोण कितने डिग्री, 0 डिग्री, और साइन 0 जब पुट करोगे यहाँ पर आके साइन 0 कितना होता है, 0, मतलब बी और वी समानांतर होने पर किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, पढ़ा पल्ले नहीं पढ़ा, आ गया समझ में ना, ये भी 0 हो गया। अगला, साइन थीटा अधिकतम वैल्यू कब लेता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, और साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू 1 होती
है ना बेटा। तो जिस समय थीटा, ये तो न्यूनतम बल हो गया, जिस समय थीटा अधिकतम होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो उस समय साइन थीटा जो होता है मैक्सिमम होता, अधिकतम होता, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो दैट टाइम बल भी होगा मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर, और वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर कितना आएगा, क्यू वी बी। ये है अधिकतम बल। अधिकतम को इंग्लिश में मैक्सिमम कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम शब्द इस्तेमाल किया है। ये अधिकतम बल है जिस समय थीटा 90 डिग्री होगा, ये अधिकतम बल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। लिखी लाइन, अर्थात जब आवेशित कण, अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, और ये बल F = क्यू वी बी हुआ करता है। ये मैंने आपको बता दिया। बच्चों आ गया समझ में? अब आइए बच्चों देखते हैं एक बात और। अभी आपने देखा कि F = क्यू वी क्रॉस बी। बच्चों अच्छे समझना, थोड़ा सा नया टॉपिक है, कंसेप्ट थोड़े से कंपटीशन एग्जाम को टच करने वाले, यहाँ पे हाई लेवल कंसेप्ट है, आपके लिए नई बात है। F = क्यू वी क्रॉस बी। तो मैंने क्या समझाया आपको? मैंने कहा आपसे कि जो बल की दिशा होती है वो वेग सदिश, ये वेग सदिश है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है के लंबवत हुआ करती है। मतलब बल हमेशा इसके क्या है, दोनों के लंबवत है। ठीक है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र और वेग सदिश को आपस में 90 डिग्री पर रख दें। कितने डिग्री पर? देखो अभी इनके बीच का कोण 90 डिग्री नहीं है, अभी इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। कितना है? मगर ये जो ब्रांच है जो पीछे से आ रहा था, इसको मैं खींचते खींचते सामने ले आया, ये लीवर पकड़ा और ये घुमा दिया। बोलो हाँ। अब मैं बोर्ड पे तो नहीं बना पाऊंगा, अब मैं बोर्ड पे नहीं बना पाऊंगा। अब मेरा जो वेग सदिश है वो बाहर की ओर निकला है। निकला है कि नहीं निकला? ये वेग सदिश मेरा बाहर की ओर यहाँ पे आ रहा है, और इनके बीच का कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। कितने डिग्री है? मतलब V और B के बीच का कोण 90 डिग्री है। इस समय अधिकतम बल लगेगा, और इस समय जो बल आएगा वो बल आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाने लगेगा। कैसे घुमाने लगेगा? तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। समझ में आया? तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या एक बार फिर से बताऊं, आइए देखते हैं। ये मान लो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है। अब मैं चुंबकीय क्षेत्र अपना जानबूझ के 3D में ले रहा हूं, अपन को समझ में आए। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ कैसा है? अंदर की तरफ, मतलब बहुत सारी लाइनें बाहर से फोड़ के बोर्ड को अंदर जा रही हैं। ये देखिए, क्योंकि अगर मैं इसको बोर्ड पे लेता तो फिर मेरे को वेग 3D बनाना पड़ता, तो मैंने इसको ले लिया क्योंकि ये हिलता ही नहीं, चुंबकीय क्षेत्र फिक्स होता है ना बेटा? चलो ये हो गया। अब यहां से एक कण आया, हर जगह विद्यमान है चुंबकीय क्षेत्र, डोंट वरी। ये लो, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये यहां से एक कण आया, यहां तक गाना गाते आ रहा था, बेहतरीन, कोई दिक्कत ना थी। जैसे ही पहला चुंबकीय क्षेत्र का झटका घटा, ढांट
बल लग गया। ये इसका वेग सदिश था, क्या था इसका, ये था ना। अब ये बताओ कि वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितने डिग्री है, 90, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर घुसा है बोर्ड फोड़ के, और वेग सदिश ये है, बोलो हाँ। तरीका मैंने क्या बताया, V क्रॉस B, क्या बताया, V ये है और B ये है, V को B की तरफ, बोलो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। किसकी तरफ बल लगेगा, मतलब ये जो इसकी नेचुरल दिशा थी, ये नेचुरल दिशा थी इसकी, जो वेग सदिश की, थोड़ा और बड़ा मात्रा, ये जो इसको ऐसे जाना था, अब ये ऐसे ना जा करके कैसे जाएगा, इस तरीके से, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही रहते रहते हुए ये अपना पूरा गोलाकार वृत्ताकार पथ बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि अधिकतम फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, बी और वी के बीच का कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। कितना कोण है, हाँ या ना भैया, बी लग रहा है अंदर और वी लग रहा है कहाँ, यहाँ, हाँ या ना। तो बी अंदर घुस रहा है और वी इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री है, बोलो 90 डिग्री है कि नहीं है। तो इस समय इस पे अधिकतम बल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो जो बल है, वो बल इसको वृत्ताकार पाथ में घुमाएगा। क्यों, बल कितना लगा, तो चुंबकीय रूल के हिसाब से जो बल हमारे पास बना वो बन गया F इक्वल टू कितना, QVB। चुंबकीय बल, लॉरेंज बल से जो बल निकल करके आया वो कितना बन गया, नहीं बना क्या, अरे अभी तो पढ़ाया यार, F इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है, साइन थीटा 90 कर दिया तो अधिकतम बल होगा। पर पूछोगे 90 क्यों कर दिया, क्योंकि B और V के बीच का कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 कर दिया, तो इस पे बल लग गया QVB। अब वृत्ताकार पाथ में घुमाने के लिए सबसे आवश्यक बल होता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है, तो यही जो बल है ये अभिकेंद्रीय बल का चोला पहन लेगा, उसी का स्वरूप धारण कर लेगा, ये बन जाएगा अभिकेंद्रीय बल उसको वृत्ताकार पाथ में घुमाने के लिए। समझ गए, मतलब यदि पाथ में, वृत्ताकार पाथ में गति कर रहा, आप जैसे थोड़ा नीचे से लो तो समझ में आएगा। ये आया यहाँ तक मस्त गाना गाते हुए गया, जैसे ही अंदर गया ये इस पर बल लगने लग गया, ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा और ये पूरा घूमते हुए इस तरीके से गतिमान हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आया, हाँ। तो ये गतिमान हो जाएगा, है ना। तो बोलोगे सर गतिमान किसी चीज़ को रस्सी से पकड़ के घुमाने के लिए कौन सा बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहाँ से लाएं सर, तो यही जो आपका चुंबकीय बल है यही अभिकेंद्रीय बल बन जाएगा, अर्थात F चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक, हाँ या ना, F मैग्नेटिक चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल, F सेंट्रीपिटल, सेंटर बोलते हैं अभिकेंद्र को, हाँ या ना, सेंट्रीपिटल। तो F M कितना है बोलो, Q V फॉर वेलोसिटी, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना, इक्वल टू चुंबकीय बल का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन कितना r, होता है कि नहीं होता, पढ़े हो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला, mv स्क्वायर अपॉन r। ये भी वेग, ये भी वेग, वेग से वेग कैंसिल, r ऊपर आ गया, r बराबर आ गया बोलो mv अपॉन कितना, qb, हाँ या ना। ये है त्रिज्या, क्या है ये, त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। समझ में आया कि नहीं आया, ये है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय मार्ग के लिए, आवेशित कण के वृत्तीय मार्ग के लिए, वृत्तीय मार्ग में गति के लिए, वृत्तीय मार्ग में गति के लिए पहला पॉइंट, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। दूसरा पॉइंट, कण का आवर्तकाल। दो पॉइंट लिख दिए, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, कण का आवर्तकाल। तीसरा पॉइंट, कण की आवृत्ति, कण की आवृत्ति। चौथा पॉइंट, कण की गतिज ऊर्जा,
प्राप्त कीजिए। 4 पॉइंट हैं। कण की गतिज ऊर्जा प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलो लिखो, उत्तर लिखो। माना कि एक आवेशित कण जिस पर आवेश की मात्रा Q है, माना कि एक आवेशित कण जिस पर आवेश की मात्रा Q है, B चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत बी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ गया हुआ है, ये बना लीजिएगा डायग्राम। क्षेत्र के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। क्या हुआ? Q है, सोचो ना मन से, आवेश की मात्रा Q है, बी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। हाँ या ना? तो आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल होगा आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल होगा। हाँ, क्या होगा बेटा? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। बोलो हाँ। अब चुंबकीय क्षेत्र और वेग सदिश दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? बोलो 90 हो गई, साइन 90, और साइन 90 कितना हो गया? 1। तो क्यू वी बी इंटू 1। तो ये भाई 3 लाइन लिखो, लगने वाला बल होगा। ठीक है, लिखो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार इस बल की दिशा B तथा V, ऐसे लिखना, B सदिश तथा V सदिश दोनों के क्या होगी? लंबवत। B सदिश तथा V सदिश दोनों के लंबवत होगी। ठीक है, ठीक है। तो जो बल की दिशा है वो B और V दोनों के क्या है? हाँ, बल की दिशा जो है वो B और V दोनों के लंबवत है। मतलब बल जो है V के भी लंबवत लग रहा है और B के भी लंबवत लग रहा है। जी हाँ। अब बल लंबवत अगर लग जाए वेग सदिश के, ध्यान से सुनना, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति आपने पढ़ी है। वृत्तीय गति में वेग सदिश तात्क्षणिक रूप से बदलता रहता था। बोलो हाँ, ये वेग सदिश हुआ करता था। और बल हमेशा कहाँ लगता था? अंदर की ओर। हाँ या ना? लंबवत बल जिसको बोलते थे अभिकेंद्रीय बल। हाँ या ना? और जब भी बल वेग सदिश के लंबवत होता था तो कौन सा मोशन होता था? वृत्तीय गति। कौन सी गति? ये बहुत जरूरी है। अगर वृत्तीय गति चाहते तो बल और वेग के बीच का कोण कितने डिग्री होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। और यहाँ भी ये कोण कितने डिग्री हो रहा है? 90 अंश। आया समझ में? हाँ, तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार आवेशित कण पर बल F लग रहा है जो उसके वेग के लंबवत है। इस प्रकार आवेशित कण पर बल F लग रहा है जो उसके वेग के लंबवत है। यह तभी संभव होगा जब आवेशित कण वृत्तीय पथ में गति करे।
यह तभी संभव होगा जब आवेशित कण वृत्तीय पथ में गति करे। पैराग्राफ चेंज। इस वृत्तीय गति के लिए यह आवश्यक है, इस वृत्तीय गति के लिए आवश्यक है कि लारेंज बल F, कि लारेंज बल F कण को अभिकेंद्री बल प्रदान करे। लारेंज बल F जो है वो कण को क्या प्रदान करे? अभिकेंद्री बल। समझ में आया? मतलब एक तरीके से लारेंज बल क्या बन जाए? अभिकेंद्री बल, क्योंकि जिम्मेदारी है कण को वृत्ताकार पाथ में घुमाना है, इसलिए लारेंज बल जो है अभिकेंद्री बल बन जाए। लिखिए, यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m, यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा वृत्ताकार पाथ की त्रिज्या r हो तो, तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, पाथ इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पथ, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो तो वृत्तीय गति के लिए क्या है भैया आवश्यक शर्त? वृत्तीय गति के लिए आवश्यक शर्त है कि F अभिकेंद्र बराबर F चुंबकीय। बोलो हाँ, F अभिकेंद्र बराबर F चुंबकीय। अभिकेंद्री बल कितना लग रहा है? बोलो mv² अपॉन r, त्रिज्या के लिए mv² अपॉन r। और चुंबकीय बल कितना लग रहा है? QV। साइन 90 तो 1 हो चुका पहले ही। हाँ, v से v क्या हो गया? कैंसिल। mv अपॉन r इक्वल टू QB। r को इधर जान दो, पहला आंसर आ गया बच्चों mv अपॉन QB। ठीक है। हाँ, mv क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग। तो mv की जगह आप लिख सकते हो p अपॉन QB। r इक्वल्स टू p बाई QB, जहाँ पर p क्या है? संवेग। ठीक है। डन बच्चों जी? क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे। तो बच्चों ये आर की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास मैंने दिया आवर्तकाल। क्या निकालना है? आवर्तकाल। देखो बेटा, वृत्ताकार पथ में एक बार चक्कर लगाने में लगने वाला समय कहलाता है आवर्तकाल। तो यहाँ से चला और ये घूम करके यहाँ पर आ गया वापस, है ना? तो आवर्तकाल समय है, आवर्तकाल t। तो आप जानते हो वेग बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे, तो समय बराबर दूरी बटे वेग। भैया स्पीड बराबर v बराबर s अपॉन t, है ना? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो टाइम बराबर कितना? s अपॉन v, दूरी बटे वेग, है ना? बस यही कंसेप्ट लगा दो। तो आवर्तकाल बराबर दूरी, तो एक चक्कर की दूरी कितनी हुई? 2πr, है ना? और वेग कितना लेके चल रहा है? v, क्योंकि इसकी जो तात्क्षणिक वेग वही है, v है, जिस वेग से इसने अंदर एंट्री मारी है वही वेग है। अब देखें भैया 2πr, r की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? mv अपॉन कितना? QB, हाँ है ना? r की वैल्यू mv अपॉन QB, और v पहले से बैठा, v से v
कैंसिल हो गया, लो भैया आ गया आवर्त काल बराबर 2πm अपॉन क्यू बी। लिख लो वृत्ताकार गति करते हुए कण का आवर्त काल 2πm अपॉन क्यू बी। मतलब आवर्त काल में उसके वेग का कोई प्रभाव नहीं है कि कोई कितना तेज आए कोई कितना धीमा आए, क्योंकि वेग से वेग कैंसिल हो गया है। आवर्त काल में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। डन, लिखा अच्छे से, समझ में आया ना? कुछ भी जो समझ में ना आया हो जरूर पूछिए। अब इसके बाद आवृत्ति, तो सब बच्चे जानते हैं आवृत्ति को न्यू से इक्वल टू 1/, आवर्तकाल फुल टाइम पास, हाँ या ना? आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, पलट दो, आंसर क्या आएगा? QB अपॉन 2πm। ये लिख लो भैया आवृत्ति। इसको F से भी डिनोट करते हैं कई जगह, F से। हालांकि मेरा फेवरेट सिंबल न्यू है, न्यू, तो मैं न्यू से करता हूँ। F से भी करते हैं, आवृत्ति हो गई। अब इसके बाद मैंने एक और चीज बोली आपसे, गतिज ऊर्जा, है ना? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? लिख लिया? चलो देखो ध्यान से गतिज ऊर्जा के लिए। बेटा यहां से V को किनारे लगाओ, तो V बराबर बनेगा QBr अपॉन m। बोलो लगेगा नहीं लगेगा? V को रोक लो, तो QBr के साथ चला गया, तो QBr अपॉन m, V की वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? सब बच्चे जानते हैं गतिज ऊर्जा, क्योंकि वेग बराबर है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो होती है हाफ mv²। ये होती है गतिज ऊर्जा कण की। तो हाफ m की जगह m, q की जगह v की जगह वैल्यू रख दो। क्या भाई साहब? QBr अपॉन m का होल स्क्वायर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला नोट करें, mq² b² r² अपॉन m²। एक m से एक m कैंसिल, आंसर फाइनली हाफ q² b² r² अपॉन कितना? m। ये है आपकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लें। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। वृत्ताकार पथ में आवेशित कण की गति इस प्रकार से होती है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। अभी दाएं हाथ का नियम भी आएगा अगले चैप्टर में, मगर पहले इसके बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो देखो बढ़िया भाई साहब, बायां हाथ, ये बायां हाथ है। अब इसको ऐसा लेना है अपन को, ठीक है ना? तो ये अपना बायां हाथ है, इसको मैंने रख करके ये अंगूठा बनाया, ये लिया, ओहो हो। हाँ, अब ये देखो, ये मेरा हाथ बन गया, ये लीजिए, ये मेरा बायां हाथ बन गया है। अब ये ऐसे दिख रही है क्योंकि 3D अपना बोर्ड काम करता नहीं है ना? तो ये एक्चुअली बाहर की ओर है। कहाँ है ये? चलो चल जाएगा ना अब ऐसा? समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है ना? यस और नो? चलो हाँ ठीक है। तो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर आपकी ये तर्जनी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? धारा को, हाँ वेग को, है ना?
वेग को। और धनावेश के लिए जहां वेग है वहीं क्या है, धारा। बट ऋणावेश के लिए उल्टा हो जाएगा, तो वहीं पर संभालना जब प्रश्न आएगा है। तो धनावेश के लिए जहां वेग है वहीं पर धारा है, हाँ या ना। तो अगर ये धारा को रिप्रेजेंट करती है तो दोनों के लंबवत ये जो होगा ये किसको लगेगा, लगने वाला बल, कण पर लगने वाला बल, कण या चालक पर लगने वाला बल। इसको मैं लिख देता हूं, कण अथवा चालक पर लगने वाला बल। बल लो भाई, तो कण या चालक पर लगने वाला बल ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको डायग्राम को बना लीजिए और साथ में इस नियम को हम लिख देते हैं। मतलब जो लगने वाला बल है वो क्षेत्र के भी लंबवत है और वो वेक्टर सदिश v के भी लंबवत है, वेग सदिश v के भी लंबवत है, दोनों के लंबवत रहेगा। ठीक है। हाँ लिखो परिभाषा। इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी तथा मध्यमा को इस तरह फैलाते हैं कि वे आपस में लंबवत हों। अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस तरह फैलाते हैं कि वे आपस में लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत रहें, कि वे परस्पर लंबवत हों। अब यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा में है, एवं मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। अब तर्जनी यदि क्षेत्र की दिशा को दिखाए और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा में होगा। तो जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझ में आया? अंगूठा लिख लिया, नहीं लिखा? अब यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा में हो, लिखा है ना मैंने। अब यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा में हो एवं मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। एक रूल चलता है मदर फादर चाइल्ड, समझ में आया? देखो भाई साहब, F फॉर फादर, अब यहां देखो ध्यान से, F फॉर फादर, फादर का F मतलब फोर्स, फोर्स की दिशा, ये पापा है, ये क्या है? ये मम्मी है। M फॉर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, M फॉर मदर, तो ये है मदर, ये है फादर, और ये क्या है? चाइल्ड, यानी कि करंट, C फॉर करंट। तो अगर ये करंट की दिशा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, तो ये किसको दिखाएगा? फोर्स की दिशा को। दिस इज फादर, दिस इज मदर एंड दिस इज चाइल्ड। तो आप दोनों इसको याद कर सकते हो इस तरीके से, सभी बच्चे, है ना? इंग्लिश मीडियम में ये चलता है, आपको बता दिया मैंने, भूल जाए कभी तो याद रखना, ये पापा है, ये मम्मी है और ये बेटा है ना? सो ये फादर, ये मदर और ये चाइल्ड। डन।
अभी आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण अगर गतिमान होता है तो उस पर बल लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण होता है उस पर बल लगता है। हाँ हाँ हाँ, उसी वेग, वही वेग बना रहेगा पूरे मोशन में, उसी वेग से ही गति होगी। हाँ नहीं जा पाएगा, फिर घूमता रहेगा उसी क्षेत्र में, त्रिज्या में। ठीक है। हाँ हाँ, अगर बाहर भेजना है तो उसकी त्रिज्या को बढ़ाओ या घटाओ, जो मैंने फॉर्मूला बनाया, R इक्वल टू कितना, mv अपॉन QB। समझ गए ना। तो इनको बदलो, b को कम कर दोगे तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी तो क्षेत्र के कहाँ निकल जाएगा, बाहर। समझ में आया? यस। चलो, तो अब अगला टॉपिक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, रुको, मैं बता रहा था, कुछ भूल गया। मैं ये बता रहा था कि आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ कोई चालक है, कण है, आवेशित कण है, ये आया, ऐसे आया, इस पर लगने लगा बल। क्या लगने लगा?